landscape and building blocks of global legal system. It's very important question so far as the examination is concerned. The legal system of country is part of social system and reflects the social, political, economic and cultural characteristics of the society. It is therefore difficult to understand the legal system outside the scope socio-cultural in which it operates. इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने जो चीज़ें इसमें बयान करनी है उसमें आप लोग ये बताएंगे कि किसी भी मुल्क के जो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें शामिल होंगी और लीगल सिस्टम ऑफ कंट्री जो है इसमें सोशो कल्चरल के अलावा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम भी शामिल होगा। और इसी तरह से जब आप इस टर्म की इंटरप्रिटेशन कर रहे होंगे तो उसमें आपने धीरज कुमार जो ऑथर हैं, इंडियन ऑथर हैं लीगल सिस्टम के, उनकी जो वर्डिक्ट है वो लाजमी लिखनी है, जैसे कि लीगल सिस्टम इज द टोटलिटी ऑफ लॉ ऑफ स्टेट और कम्युनिटी, यानी किसी भी मुल्क की जो लीगल सिस्टम है वो उस कम्युनिटी या उस रियासत की जो मुकम्मल तौर पर लॉ है उसे कहा जाता है। और जहाँ तक लीगल सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है तो इसमें कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और वैल्यूज जो हैं वो शामिल हैं और इसी तरह से ज़्यादातर ये कॉन्स्टिट्यूशन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और इसी तरह से सेट ऑफ ऑपरेशनल नॉर्म्स जिनमें राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन जो लॉ के बारे में है वो भी इसमें शामिल है। जहां तक इसका चौथा पॉइंट है वो है लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम। तो किसी भी लीगल सिस्टम में जो इस वक्त वर्ल्ड में राइज है उसमें 6 पॉइंट्स बड़े अहम हैं। नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, नंबर 2 सेपरेशन ऑफ पावर, नंबर 3 जुडिशियल रिव्यू, नंबर 4 ह्यूमन राइट्स और नंबर 5 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एटसेट्रा। सो फार एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम आर कंसर्न, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर रूल ऑफ लॉ को डिस्कस करते हैं। अरिस्टोटल के टाइम से शुरू होकर और तकरीबन 14th सेंचुरी बीसी से ये जो टर्म है या फ्रेज है रूल ऑफ लॉ ये राइज है और इसका मतलब है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक प्रिंसिपल है। इसी तरह से अगर हम रूल ऑफ लॉ के जो टर्म है उसके मीनिंग को डिस्कस करें, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करती है वो सब्जेक्ट टू लॉ होनी चाहिए और जो सब्जेक्ट है या लॉ जो है उसका आर्बिट्रेरी यूज नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देखें तो उसमें जो रूल ऑफ लॉ के मीनिंग लिखे गए हैं वो है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कानून की हाकमियत। दूसरे लफ्जों में अगर आप डाइसी के अल्फाज में रूल ऑफ लॉ को बयान करना चाहें तो इसका मतलब ये है कि नो मैन इज अबव द लॉ and every person should be treated in accordance with law। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हर शख्स है उसको कानून के दायरे में रहना है और हर चीज जो है वह कानून के जुमरे में आती है। इसी तरह से कुछ और जगह पर जो रूल ऑफ लॉ के बारे में बयान किया गया है उसमें
सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, जो ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज ए प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस in which all persons, institutions and entities, public and private, including the state itself, are according to the law. इसी तरह से यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें भी ये बात तस्लीम की गई है कि रूल ऑफ लॉ का जो कंसेप्ट है उसको उस चार्टर में शामिल किया गया है, और जो प्रियम्बल ऑफ चार्टर है उसमें भी ये बात कैटेगोरिकली मेंशन की गई है कि लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा और जस्टिस की रिस्पेक्ट की जाएगी। इसी तरह से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948 में ये बात कैटेगोरिकली बयान कर दी गई कि रूल ऑफ लॉ इज ए सेंट्रल प्लेस, इट इज एसेंशियल कि किसी भी शख्स को कंपेल नहीं किया जा सकता कि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम ना करे, अपने राइट्स को ऑब्जर्व ना करे। तो ये जरूरी है कि जिंदगी के बाकी मामलात में जितने भी ह्यूमन राइट्स हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया है रूल ऑफ लॉ के जरिए। जहां तक इसमें लीडिंग केसेस आप पढ़ना चाहें तो एंटिक वर्सेस क्रैंटन का केस बड़ा मशहूर है, या फिर बर्मा ऑयल कंपनी लिमिटेड वर्सेस लॉर्ड एडवोकेट 1965 AC 75, ये केस भी आप स्टडी कर सकते हैं। और इसी तरह से ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑफ टॉपिक का ये भी आप रीड आउट कर सकते हैं। जहां तक रूल ऑफ लॉ का ताल्लुक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान में है तो लैंडमार्क पनामा पेपर्स केस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर जो थे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है जो आप रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए पढ़ सकते हैं। इसी तरह से यूसुफ रजा गिलानी केस वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया था। ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था वो मॉन्टेस्क्यू ने दिया, और ये तकरीबन 1748 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, और उसके बाद अरिस्टोटल और जॉन लॉक ने भी इस पर वर्क किया। और सेपरेशन ऑफ पावर है क्या? सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो किसी भी स्टेट के जो 3 अदारे हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है, तो इन तीनों को अपने अपने पैरामीटर्स में रहते हुए काम करना चाहिए। दे शुड नॉट ओवरलैप ईच अदर, और अगर ये तीनों ओवरलैप करती हैं या एक दूसरे के काम में दखलंदाजी करती हैं तो उससे किसी भी स्टेट या रियासत या मुल्क के जो कवानीन हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। जहां तक इसमें केस लॉज का ताल्लुक है तो इसमें माइज वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स 272 केस लॉ आप पढ़ सकते हैं, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर को बहुत अच्छे तरीके से बयान किया गया है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो इसमें जियाउर रहमान केस PLD 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 में यह करार दिया गया। The court adopted a modern approach on the theory of separation of power and held that one organ or sub-organ may not
encroach upon the legitimate field of the other, yet it is not the separation of power which operates in the constitution. It is the functional distribution and balancing of power which today is operative are treated by the courts as the touchstone for the striking down any governmental action as unconstitutional. Today, institutions are separated and not the powers. Further, the creation of administrative agencies has combination the theory of separation of power. इसमें उन्होंने बताया कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो अब एक कानून ही नहीं रहा, बल्कि ये फंक्शनल पावर्स हैं। तीनों ऑर्गन्स को अपने अपने दायरे कार में रहते हुए काम करना चाहिए। इसी तरह से फौजी फाउंडेशन वर्सेस शमीमुर रहमान पीएलडी 1983 सुप्रीम कोर्ट 457, जिसमें यह करार दिया गया कि इन थ्योरी देयर इज स्टिल द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बट इन प्रैक्टिस इट हैज नो एप्लीकेशन। इसमें उन्होंने साफ वाज़ेह तौर पर कहा पाकिस्तान में थ्योरेटिकली तो सेपरेशन ऑफ पावर का नजरिया मौजूद है, लेकिन इम्प्लीमेंट इसका पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाती है जी जो इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है तो a national legal system is based on the theory of separation of power to distribute the authority between different branches of the legal system, and executive is one of the branches of the legal system. इसमें भी उन्होंने यही कहा है, एग्जीक्यूटिव जो है वो लीगल सिस्टम की एक ब्रांच के तौर पर काम करती है। तो जहां तक पाकिस्तान में एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस का ताल्लुक है तो उसमें जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट जो है वो बतौर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काम करते हैं। जहां तक हमारे टॉपिक का चौथा अहम तरीन पॉइंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये लैंडस्केप ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम में फोर्थ पॉइंट है, वो है जुडिशियल रिव्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू? Judicial review is the power of superior courts in a national legal system to examine the actions of the legislative, executive and administrative arms of the government and to determine whether such actions are consistent with the constitution. अदालती नजरसानी का कानून है जी जुडिशियल रिव्यू, जिसमें इस बात को एग्जामिन किया जाता है कि जो लेजिस्लेटिव ऑर्गन है या जो एग्जीक्यूटिव ऑर्गन है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्म्स हैं किसी भी गवर्नमेंट के, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। और इसी तरह से जिसमें मशहूर केस अगर आप स्टडी करना चाहें तो आर वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द फॉरेन अफेयर्स 1994 पेज 1 है, जिसमें ये बात करार दी गई है कि जो अदालतें हैं उनके पास जुडिशियल रिव्यू के अख्तियार मौजूद हैं। इसी तरह से एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट जिससे ये केस इवॉल्व हुआ वो है मार्बरी वर्सेस मेडिसन 5 US 1 137 1803। In USA, Marbury versus Madison was the first Supreme Court case where the court asserted its authority for judicial review to strike down a law as unconstitutional. At the end of his opinion in this decision, Chief Justice John Marshall maintained that ये वो लैंडमार्क जजमेंट है जिससे कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इवॉल्व हुआ था। The Supreme Court's responsibility to overturn unconstitutional legislation was a necessary consequence of their sworn oath of the office to uphold the Constitution as instructed in Article 6 of the Constitution. It is emphatically the province and duty of the Judicial Department to say what the law is. If two laws conflict with each other,
the courts must decide on the operation of each. So if a law be in opposition to the constitution, the court must determine which of these conflicts rules governs the case. This is the very essence of the judicial duty. यानी इसमें मार्बरी वर्सेस मैडिसन में चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने ये बात बड़ी इन्हेमाक से लिखी थी कि अगर अदालतें ये देखती हैं कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन हो रही है तो लाजमी है कि वो उसमें इंटरफेरेंस करें और वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड रखें। तो इसी तरह से इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट काफी अरूज पा चुका है और इसके साथ साथ दीगर वर्ल्ड में भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें आप अगर केस लॉज इसमें पढ़ना चाहें तो आपके लिए हाजी करप्शन केस 2011 PLCCS पेज 1076 और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 ये आपके पास मौजूद हैं। आप इसमें जुडिशियल रिव्यू के बारे में पढ़ सकते हैं। So far as the scope of judicial review is concerned, तो इसका मतलब ये है कि to keep the legislature and the executive within the limits of their powers, यानी legislative और जो executive हैं वो अपनी powers में रहें, to keep the state government within their sphere of powers और state government को भी अपने इख्तियारात में रखना जरूरी है। To enlarge and strengthen the authority of the federal government की अथॉरिटी को मजबूत करना। इसी तरह से ह्यूमन राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये वो इनहेरेंट राइट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग हैं विच दे पोजेस बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन इन नेचर, यानी वो इंसान होने के नाते उनको जो ह्यूमन राइट्स हासिल हैं ये सारे के सारे उनकी बुनियादी जरूरियात हैं। और इनमें जो यूनाइटेड नेशन ने जो इसके बारे में लिखा है कि हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट जो है वो लोगों में दी जाएगी। इसी तरह से इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और इंटरनेशनल कल्चरल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन लोगों के दरमियान जी जो है उसको प्रमोट की जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैंने ब्रीफली आपको इस बारे में समझाने की कोशिश की है कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड लीगल सिस्टम है उनमें जो 5 चीजें थी वो ये है कि रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, जुडिशियल रिव्यू, ह्यूमन राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो इस लिहाज से ये बहुत जरूरी है कि आप लोग केस लॉ जो मैंने रेफर किए हैं उनकी जरूर स्टडी करें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा और आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।